नमस्कार सभी दोस्तों को। आज जो हम पोएम लेकर के आए हैं वो है तोरूदत्त की लक्ष्मण। और ये पोएम जो है रामायण का जो अरण्य कांड है उससे ताल्लुक रखती है, जिसमें माता सीता का अपहरण किया जाता है रावण के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तोरूदत्त की बात करते हैं हम। जितनी आवश्यक है उतनी जानकारी इनके बारे में ले लेंगे। पहली बात तो इनका पूरा नाम जो है वो है बेटा तोरूलता दत्त। 1856 में इनका जन्म होता है और 1877 में इनकी मृत्यु होती है। यानी इनका जो लाइफ स्पैन है वो 21 सालों का रहा है। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी ये उम्र जो है इस 21 से ज्यादा होगी, यानी हमसे कहीं छोटी थी। लेकिन इतनी कम उम्र में उनका जो साहित्य में योगदान रहा वो बहुत बहुत बढ़िया रहा। आगे बात करते हैं। इनका जन्म जो है कलकत्ता में हुआ। बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी, काफी सुपर रिच फैमिली से ताल्लुक रखती थी। फैमिली इन्फ्लुएंस की बात करें तो उनके पिता जो हैं वो एक लिंग्विस्ट भी थे, ठीक है, और उनकी माँ जो है वो हिंदू माइथोलॉजी जो है उसमें दक्ष थी, बहुत अच्छा ज्ञान रखती थी। और ये ज्ञान जो है हमें तोरूदत्त की लेखनी में भी देखने को मिलता है। पिता गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट भी थे, ठीक है, और लिंग्विस्ट भी थे। और इनकी जो पढ़ाई जो है वो घर पे करवाई गई, इनके खुद पिता के द्वारा और एक अन्य ट्यूटर के द्वारा पढ़ाई करवाई गई। भाषा की बात करें तो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच और संस्कृत लैंग्वेज में ये काफी कुशल थी, है ना। और इसी वजह से देखिए इंग्लिश फ्रेंच ये वेस्टर्न स्टाइल वेस्टर्न लैंग्वेजेस होगी, तो इनकी लेखनी में हमें, और संस्कृत की वजह से हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं वो भी देखने को मिलता है। यानी इंडियन टच और वेस्टर्न टच इनका मिश्रण जो है वो आपको देखने को मिलता है। यानी इंडियन थीम्स विद वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल्स, ये हमें इनमें देखने को मिलता है बेटा। फिर पायनियरिंग रोल रहा इनका। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमन पोइट रही हैं जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा हो, अर्थात ऐसी पहली भारतीय महिला लेखिका जिन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखा है। तो इस नाते हम कह सकते हैं ये इस क्षेत्र में प्रथम थी, अर्थात पायनियर थी, हार्बिंजर थी। ठीक है, इसके बाद में और भी कई आए लेकिन ये पहली यही थी। फिर पर्सनल ट्रेजेडी ये इनके जीवन को बहुत प्रभावित करती है भाई। ठीक है, इनके दौर में एक बीमारी जिसको अपन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, शॉर्ट में टीबी कहते हैं, इसको कंजम्पशन भी कहा जाता है इस बीमारी को। ठीक है, हिंदी में इसको क्षय रोग कहा जाता है। और यह बीमारी उस वक्त लाइलाज थी, जिसको ये बीमारी हो जाती, ठीक है, उसकी मृत्यु निश्चित ही थी। आजकल तो खैर इसका इलाज उपलब्ध है, लेकिन ये वो जमाना था, ठीक है, जब इसका कोई इलाज नहीं था। संक्रामक होती थी, एक परिवार में एक को बीमारी हो गई तो फिर दूसरे तीसरे को होना लगभग तय ही था। ठीक है, इतनी संक्रामक बीमारी हुआ करती थी। तो इस बीमारी की वजह से इसका भाई अबजी और इनकी बहन अरु, ठीक है, अरुदत्त, भाई का नाम था अबजी और सिस्टर जो थी इनकी, ठीक है, उनका नाम था अरुलता दत्त। इनकी मृत्यु जो है हो जाती है। ये तीन भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनकी मृत्यु भी कंजम्पशन से अर्थात टीबी से होती है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अशीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1876 में आती है, जो कि फ्रेंच पोएट्री का ट्रांसलेशन है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनका कलेक्शन है पोएट्री का वह है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो भारतीय जो गाथाएं हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, उनको रीटेल किया है, उनको फिर से सुनाया है, लिखा है, ठीक है, और ऑब्वियसली इंग्लिश में किया है। और आज हम जो पोएम लेने वाले हैं वो पोएम भी यहीं से है, अर्थात इसी कलेक्शन से ली गई है बेटा।
इनकी डेथ जो है 1877 में होती है भाई, 21 साल की उम्र में, अभी बताया था आपने, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी से यानी क्षय रोग से इनकी मृत्यु होती है बेटा, ठीक है। तो ये इनका परिचय रहा संक्षेप में। इनको इंडियन जॉन कीट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इंडियन जॉन कीट्स भी कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? अर्थात ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, कीट्स और तोरूदत्त के बीच में? एक तो उम्र की बात करें, दोनों की उम्र जो है काफी अल्प आयु रही दोनों की मृत्यु ही जो है टीबी से होती है। लेकिन ये तो कोई क्या बोलते हैं, समानता स्थापित करने का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग रहे होंगे जो कीट्स की आयु में आकर के टीबी से मरे होंगे, है ना। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और देखने को मिलता है। जॉन कीट्स, उसका कंट्रीब्यूशन जो लिटरेचर में वो भी बहुत बड़ा रहा है। किसकी तरह से? तोरूदत्त की तरह से, या तोरूदत्त का भी किसकी तरह से? जॉन कीट्स की तरह से। फ्रेंच प्रेम, ठीक है, या फ्रेंच की तरफ झुकाव, वो जॉन कीट्स का भी रहा है और तोरूदत्त का भी रहा है ना। तो ये सब बातें जो है हमें कहने के लिए मजबूर करती है कि तोरूलता दत्त जो है वो इंडियन जॉन कीट्स है। हालांकि इनका साहित्यिक नाम जो है, जो हम जानते हैं, वो तोरूलता दत्त नहीं है। लता शब्द को हटा दिया है उसमें से, वो क्या है? तोरूदत्त ही है बेटा, ठीक है, तोरूदत्त। वैसे ये सही नाम जो है ना, वैसे तो क्या होता है, तरु होता है, लेकिन चूंकि बंगाली हैं और बंगाली लोग जो है ये ए ध्वनि जो होती है उसको, उसका उच्चारण ये लगभग क्या करते हैं? ओ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अरविंद, ठीक है, और ये वै को लगभग बै पढ़ते हैं, तो देखिए उसको क्या पढ़ेंगे? औरबिंदो, ये ऐसे करके इसको पढ़ेंगे औरबिंदो, ठीक है। तो वैसे तरु को क्या पढ़ेंगे? तोरू, समझ गए आप? तो तोरू लता दत्त, ये इनका खैर पूरा नाम था तरुलता दत्त, है ना, लेकिन इनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? तोरू दत्त कहते हैं। तो इसी नाम से ही इनका क्या है, ज्यादा ख्याति है। खैर, अब चलिए पोएम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आज हम जो पोएम लेने जा रहे हैं, इस पोएम का टाइटल है लक्ष्मण। लक्ष्मण, ठीक। रामायण में जब भगवान राम को वनवास होता है तब वो वन में जाते हैं। वन, जिसको और हम किस नाम से जानते हैं? अरण्य, ठीक है। तो यहां जो वनवास में जो समय इन्होंने बिताया और उस वक्त जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसकी जो कहानी है, उसको हम जब शीर्षक देने जाते हैं तो उसको क्या शीर्षक दिया जाता है? अरण्य कांड, ठीक है। कौन सा? अरण्य कांड। यानी आज हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम में, जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका ताल्लुक किससे है? अरण्य कांड से है। ये पोएम जो है कब पब्लिश होती है? 1882 में। इनका एक पोएट्री कलेक्शन आया था, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, उसका ये भाग है ये पोएम, ठीक है बेटा। अरण्य, रामायण के अरण्य कांड से ताल्लुक रखती है। और तोरूदत्त का पोएट्री कलेक्शन जिसका टाइटल है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1882 में पब्लिश होता है, उसमें से ली गई है। इसमें कुल मिलाकर के आपको 22 स्टेंजास देखने को मिलते हैं और प्रत्येक स्टेंजा में आपको 8 पंक्तियां मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल जो पंक्तियां हो जाती हैं वो हो जाती हैं 22 गुणा 8 यानी 176, 176। और इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है, जिसकी राइम स्कीम है AB CD, ठीक है बेटा। ये आपके कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्टेंजाज है, कौन सा मीटर है, राइम स्कीम क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है। इसके अलावा इसकी जो प्लॉट समरी है उसकी बात कर लेते थोड़ी सी। ये पोएम जो है ये रिकाउंट करती है
सीता जब लक्ष्मण से विनती करती है टू गो इन सर्च ऑफ राम, कि तुम राम की तलाश में जाओ, when she hears a cry of distress and Lakshman's struggle between obedience to duty and compassion. ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा चलो विस्तार से बता देता हूं, ठीक है, ताकि किसी को यदि आधी अधूरी जानकारी हो तो उसकी जानकारी भी पूर्ण हो जाए। देखिए, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामायण में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मारीच। क्या नाम है भाई? मारीच। और ये क्या है? मामा लगते हैं। किसके? रावण के। ठीक है, अब एपिसोड कहां से प्रारंभ होता है? शूर्पणखा जो है, जो कि रावण की बहन है, और उसकी इंसल्ट कर दी जाती है लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है, तीर से उसकी नाक काट देता है, तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है ना। अब बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण जो है वो प्लानिंग करता है कि मैं माता सीता जो है उसका अपहरण करके लाऊंगा, है ना। अब वो मारीच के पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है कि मामा श्री, कि आप एक काम करो, मेरी सहायता करो, और मैं ये मेरा प्लान है। तो मारीच पहले मना कर देता है कि मैं इस कुकृत्य में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तुम तो वैसे ही एक बहुत ही महान राजा हो भाई, शक्तिशाली हो, अपने आप को शक्तिशाली कहते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन रावण जो है राम की शक्तियों से परिचित था। उसने कहा कि मेरे लिए ऐसा प्रत्यक्ष तौर पर करना संभव नहीं है। ठीक है, थैंक यू मनोज, थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो रावण को मना कर देता मारीच। तो मारीच को ये मारने की धमकी देता है, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो मारीच सोचता है कि यदि मुझे मरना ही है, यदि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो मैं रावण के हाथों से मरूंगा, और यदि मैं इसकी मदद करता हूं तब भी मैं मरूंगा, लेकिन तब मैं किसके हाथों से मरूंगा? भगवान श्री राम के हाथों से मरूंगा। ठीक है, और उनके हाथों से मरने में मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा भला ही है, फायदा ही है, इसलिए फिर वो हां कर देता है। अब आगे घटनाक्रम क्या होता है? फिर वह एक सुनहरे मृग अर्थात हिरण का रूप धरता है, जिसके ऊपर स्पॉट्स हैं, चांदी की कलर के धब्बे हैं, और पूरा स्वर्ण कलर का है जिसपे चांदी के धब्बे हैं। अब इस मृग को देख करके सीता माता जो है वो मोहित हो जाती है, उनको अच्छा लगता है कि मैं इसको लेऊंगी, मैं इसको पालूंगी, और वो अपनी इच्छा जो है भगवान राम के समक्ष जाहिर कर देती हैं। अब भगवान राम क्या करते हैं? वो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर वो उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। फिर अचानक से ही घटनाक्रम ये होता है कि वो तीर चलाते हैं उस मृग के ऊपर, तीर उसको लगता है, और जैसे ही उस मृग को तीर लगता है, वो मारीच जो कि हिरण बनकर के आया था वह अपने असली स्वरूप में आ जाता है, और ऐसे चिल्लाता है वो कि हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे करके मदद के लिए चिल्लाता है। ठीक है, राम की आवाज में। किसकी आवाज में? राम की आवाज में चिल्लाता है। जब ये चीख पुकार जो है सीता माता के कानों में पड़ती है और लक्ष्मण के कानों में भी पड़ती है, तो फिर सीता माता जो है वो व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, और लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए जाओ। ठीक है, अब लक्ष्मण जिसको पता है कि मेरा भाई जो है उसको कोई नहीं मार सकता, वो स्वयं भगवान है और उनको कोई मार नहीं सकता, बड़े बड़े राक्षसों की औकात नहीं है कि वो मेरे भाई के समक्ष टिक पाए। ठीक है, इन इवल्स की अर्थात बुरी ताकतों की कोई औकात नहीं है, और वो, लेकिन लक्ष्मण इस बात को जानता है। लेकिन सीता माता जो है वो एक स्त्री हृदय के वशीभूत होकर के, या फिर यूं कहिए कि भाग्य में ऐसा लिखा था, नियति में ऐसा लिखा था कि उनका अपहरण होना था, और रावण जिसको पता था कि जब तक राम और लक्ष्मण सीता के आसपास हैं, मेरे लिए सीता का अपहरण करना नामुमकिन है, उसने इसी प्रयोजन के लिए ये चाल चली थी कि पहले मैं राम को दूर लेके जाऊंगा, ये हिरण बन के जाएगा, राम इसके पीछे आएगा, फिर ये चिल्लाएगा
फिर लक्ष्मण जो है अपने भाई की मदद करने के लिए जाएगा, और फिर मेरे पास मौका रहेगा और फिर मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। तो लक्ष्मण जो है वो, जो कि भाई ने कहा था कि अपनी भाभी की रक्षा में यहीं खड़े रहना, कहीं जाना नहीं है, उसको सीता जो है मजबूर करती है, उसको डांटती है, डपटती है, उसके चरित्र की तरफ भी हल्की सी अंगुली उठाती है। और लक्ष्मण के लिए इतना ही काफी था कि मेरे चरित्र की तरफ बात हो रही है और भाभी जो है समझ नहीं रही इस बात को, तो इसलिए फिर वो चल देता है अपने भाई की तलाश में। जैसे ही वह दूर जाता है, रावण एक सन्यासी का भेष बना करके सीता के पास आता है। जाने से पहले लक्ष्मण जो है सीता माता और जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया के चारों तरफ एक लकीर खींच करके जाते हैं कि इस लकीर को पार मत करना, ये लकीर लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, इस रेखा में कोई बुराई जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, कोई दुष्ट अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन आप कदम बाहर मत रखना। सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आता है, भिक्षा जैसे ही वो देने के लिए आती है और कहती है कि आप थोड़ा अंदर आ जाओ, ठीक है, मैं या फिर इस लाइन के पास खड़ी होकर के आपको भिक्षा दे देती हूं, तो फिर भिक्षुक नाराज हो जाता है, सन्यासी नाराज हो जाता है कि नहीं, ये तो मेरा अपमान है, भिक्षा देनी है तो इस लकीर के बाहर आके दो। अब ये तो रघुकुल के भाई उस कुल के लोग हैं जो किसी को दान दे ही सकते हैं, ठीक है, देते ही आए हैं और कभी से कुछ लिया नहीं है किसी को, और स्पेशली सन्यासियों को कभी नाराज नहीं किया है। तो लक्ष्मण की बात को नकार करके, भूल करके, उस वादे को तोड़ करके सीता माता जो है वो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, और जैसे ही वो पार करती भिक्षा देने लगती है, रावण अपने असली स्वरूप में आ जाता है और माता सीता को जबरन बलात्, ठीक है, उठा करके अपने पुष्पक विमान में उठा करके ले जाता है, अपहरण करके ले जाता है। सो ये पूरी पोएम जो है प्रमुखतया माता सीता और लक्ष्मण के कॉन्वर्सेशन पर आधारित है। उनका कॉन्वर्सेशन जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। मनोज, अब की बार बेटा आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, है ना? कोई बात नहीं, आप क्लासेस जो है आप रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिएगा, तब भी आपको उतना ही आनंद आएगा उसमें, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसकी प्लॉट समरी रही बेटा, कंप्लीट मैंने अपनी तरफ से बता दी आपको। थीम की बात करें तो ड्यूटी वर्सेस इमोशन। ड्यूटी किसकी? लक्ष्मण की, जो कर्तव्य पथ पर डटा हुआ था कि भाभी की रक्षा करनी, कहीं नहीं जाना है। दूसरी तरफ माता सीता की इमोशंस, वो उन पर हावी हो रहे थे, ठीक है। फिर लॉयल्टी, वफादारी किसकी? लक्ष्मण की। और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझ बैठी, कौन? माता सीता। यही इसमें थीम है। एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ वर्ड्स, और जो तीखे बोल, तीखे शब्द उन्होंने उस वक्त कहे, जिसकी वजह से विनाश हुआ, जिसकी वजह से, विनाश का मतलब माता सीता का अपहरण हुआ, यही इसकी मुख्य थीम है। टोन एंड मूड की बात करें तो शुरुआत में इमोशनल और प्लीडिंग टोन है, ठीक है, माता सीता की तरफ से। फिर वो लक्ष्मण पर आरोप लगाती हैं, एक्यूजेटरी है, और फिर अंत में दुर्घटना घटित हो ही जाती है, ट्रेजिक, ठीक है। तो टोन जो है शुरुआत में इमोशनल एंड प्लीडिंग है, फिर मध्य में एक्यूजेटरी है, और एट द एंड ये ट्रेजिक टोन में तब्दील हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग सीताज ग्रोविंग इम्पैशंस, जिसमें हमें माता सीता जो किस तरह से व्याकुल दर व्याकुल होती जा रही वो देखने को मिलता है। एंड लक्ष्मण's हेल्पलेसनेस, और लक्ष्मण जो है माता सीता अपनी भाभी के समक्ष कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है, असहाय नजर आता है, और फिर से आखिर में जाना पड़ता है। ये सारी चीजें जो हैं तुरु लता दत्त ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोएम में आपके समक्ष रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा अपन लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंजा है, शुरुआत की 8 पंक्तियां, हार्क लक्ष्मण से लेकर के मैजिक बाउंड, है ना, यहां तक। चलिए, पहली पंक्ति ये रही, हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। कहां से शुरू कर रहे हैं? जब उस मृग को बाण लग जाता है और वह मृग जो है मारीच जो बनकर के आया था, अब वो अपने असली स्वरूप यानी मारीच वाले स्वरूप में आ जाता है, और राम की आवाज में
वह सहायता के लिए पुकारता कि हे लक्ष्मण, हे सीता, इस तरह से कह के जब वो पुकारता करके पुकारता है, तब वो आवाज जो है सीता को सुनाई पड़ती है और सीता घबरा जाती है उस आवाज को सुन करके, और फिर वो लक्ष्मण से कहती हार्क, हार्क मींस लिसन, ठीक है, हार्क लक्ष्मण हार्क, अगेन दैट क्राई, यानी वो चीख पहले भी आई है, ठीक है, वो चीख पहले भी आई है और फिर से आ रही है। तब माता सीता जो है लक्ष्मण से कहती है लक्ष्मण सुनो, वो चीख फिर से आई है ना। तो हार्क का यहां पे मतलब क्या बेटा, लिसन, सुनो। एक्सप्लेनेशंस ये आपके लिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे, बहुत आसान शब्दों में है, अच्छे से आप बेटा आपको समझ में आ जाएगी। हार्क का मतलब यहां पे किससे बेटा, लिसन से है। हार्क मींस लिसन, ठीक है। 2 बार ये रिपीट हुआ है। रिपीटेशन जो क्या कर रहा है, ये जो टेंशन है उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है कि हाँ सुनो सुनो, इस तरह से, ठीक है। तो पहली बार जैसे उन्होंने कहा सुनो, फिर से कहा सुनो, तो 2 बार ये जो रिपीटेशन आया है हार्क शब्द का अर्थात सुनो शब्द का, तो ये क्या कर रहा है, ये जो टेंशन है उसको, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सीता हियर्स डेस्परेट क्राई फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से व्यथित आवाज सुनती है, एंड इमीडिएटली कॉल्स लक्ष्मण टू लिसन, और तुरंत ही लक्ष्मण को कहती कि जरा आवाज को सुनना, फिर से आवाज आ रही है तुम्हारे भाई की। इट इज देखो अगेन रिपीटिशन, इट इज फिर से उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, वो घबरा रही है। इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, ये तो मेरे पति की आवाज है। इट इज क्या कर रहा भाई, जो अंदर इमोशनल एजिटेशन है, जो भावनात्मक उठापटक है, जो इंक्रीजिंग टेंशन है, ठीक है, या टेंशन की जो इंटेंसिटी बढ़ रही है उसको बता रहा है, उसकी पीड़ा कैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो आवाज सुन रही है वैसे वैसे उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसको दर्शा रही है। इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, माई हस्बैंड, पजेसिव केस, हाँ। तो ये पजेसिव केस क्या कर रहा है, राम के साथ जो उनका डीप बॉन्ड है उसको दर्शा रहा है। इट शोज द डीप बॉन्ड विद राम, भगवान राम के साथ माता सीता का जो डीप बॉन्ड है, डीप इमोशनल बॉन्ड है, उसको दर्शा रहा है ये पॉजिटिव फ्रेज। तो इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, ये तो मेरे पति की आवाज है। तो माता सीता उस आवाज को पहचान करके और ज्यादा व्यथित हो जाती है कि पहली बात तो वो आवाज मदद पुकार रही थी, हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसा कह करके, और फिर जब उसने उस आवाज को पहचाना, लक्ष्मण से कहा कि जरा सुनो, ये तो मेरे पति की आवाज है। तो सीता जो है वो यहां पे कन्विंस हो जाती है इस बात के लिए कि ये आवाज तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की है, ठीक है। और जैसे ही उस आवाज में सहायता मांगने का भाव जैसे ही वो ताड़ जाती है, तुरंत से परेशान हो जाती है कि मेरा पति जो है किसी न किसी मुसीबत में है, इसलिए लक्ष्मण से कहती जरा सुनो। लेकिन लक्ष्मण सारी बातों से परिचित है। फिर कहती ओ हेसन, इसको हेस्टन मत पढ़ना बेटा, पाप लगेगा, है ना। इसको क्या पढ़ना है, ओ हेसन, हेसन जल्दी करना, ठीक है। हेस्ट, HASTE, हेस्ट, हेस्ट मीन्स जल्दी करना, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, हेसन, तब इसका टी जो है साइलेंट हो जाएगा बेटा। ओ हेसन टू इज सकर फ्लाई, कि जरा सुनो और तुम जल्दी करो, ओ हेसन तुम जल्दी करके जाओ। टू हिज सकर फ्लाई, अब देखिए सकर का मतलब क्या होता है, सेवियर से ये शब्द बना है जिसका मतलब होता है हेल्प करना। फ्लाई यानी तेज गति से जाना अर्थात उड़ना, है ना। तो तुरंत लक्ष्मण से कहती है कि तुम तुरंत ही अपने भाई की मदद के लिए जाओ, ठीक है, तुरंत से अपने भाई की मदद के लिए जाओ। ओ हेसन हिज सकर फ्लाई। अब ये देखिए यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में वैसे हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर रिक्वेस्टिंग मोड है कि जरा जल्दी से करके जाओ, अपने भाई की मदद के लिए जाओ। तो ये जो ओ हेसन जो है ये एक तरह की क्या है, इंपेरेटिव कमांड है, बट इट इज ए सॉफ्ट कमांड, ठीक है। और यहां पर माता सीता की आवाज में
थोड़ी प्ली अर्थात बेगिंग, थोड़ा सा सॉफ्ट टोन है, वो गिड़गिड़ा करके कहती है, ठीक है, कि जरा जल्दी जाओ, अपने भाई के पास जाओ। नो मोर हेस्ट दाउ, अब नो मोर हेस्ट दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस, कि दाउ मीन्स यू, कि अब तुम्हारे पास डियर फ्रेंड, पहली बात तो लक्ष्मण को क्या कह रही है, डियर फ्रेंड। आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, ठीक है। देवर जो है वो मित्र भी होता है भाभी का। तो नो मोर हैस्ट दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस, कि अब कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि अपनी भाई की मदद के लिए जाना। यहां पर ये जो डियर फ्रेंड है डायरेक्ट एड्रेस भी है, जिसमें एक सॉफ्ट कमांड भी है। आप अपने दोस्त को क्या करते हैं, कमांड तो देते हैं, बट इट इज सॉफ्ट कमांड, है ना। तो यहां पर जो रिक्वेस्ट है वो इंसिस्टेंस में बदलती हुई नजर आती है। पहली पंक्ति में भी, इससे पिछली पंक्ति में भी रिक्वेस्ट करी है, लेकिन उससे थोड़ी सॉफ्टनेस कम थी, ठीक है। यहां थोड़ी सी ये इंसिस्टेंस में बदलती हुई नजर आती है। और सीता जो है पंक्ति दर पंक्ति अधीर होती जाएगी कि लक्ष्मण जा क्यों नहीं रहा है ना। फिर आगे देखें, ही कॉल्स ऑन दी, कॉल्स ऑन पुकारना, दी मीन्स तुम्हें, वो तुम्हें पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि वो आवाज क्या आई थी, हे लक्ष्मण, हे सीते, ये आवाज आई थी मदद के लिए। तो माता सीता क्या कर रही है, ही कॉल्स ऑन दी, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। परहैप्स हिज फोज, फोज मीन्स एनिमीज, शत्रु। इस पंक्ति को यहां परहैप्स हिज फोज, इसको आगे वाली लाइन से कनेक्ट करेंगे। फिलहाल से बता देखो, ही कॉल्स ऑन दी, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। तो सीता जो है कल्पना कर रही है कि राम जो है शायद शत्रुओं से घिरे हुए हैं और लक्ष्मण को अर्थात अपने भाई को मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो इस बात को कहते कहते वो व्याकुल और चिंतित हो जाती है, ठीक है, व्याकुल और चिंतित हो जाती है। यहां पर देखो परहैप्स हिज फोज, इसको अगली पंक्ति से कनेक्ट करेंगे। परहैप्स हिज फोज एनविरॉन, ठीक है, एनविरॉन शब्द से एनवायरमेंट बना है। एनवायरमेंट आसपास का हमारा परिवेश, वातावरण, उसको कहते हैं। वर्ब के तौर पे एनविरॉन का मतलब क्या होता है, किसी को घेरना, चारों तरफ से घेरना, सराउंड, है ना। तो एनविरॉन हिम ऑन ऑल साइड्स राउंड, यो लगता है कि तुम्हारे भैया को शत्रुओं ने चारों तरफ से कहीं घेर रखा है। तो मन ही मन में वो क्या कर रही है, कल्पना कर रही है कि राम जो है शत्रुओं से घिरे हुए हैं और उसके बाद में फिर वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो यहां पर माता सीता क्या कर रही है, विजुअलाइज कर रही है कल्पनाओं में। शी विजुअलाइजेस राम सराउंडेड, यानी एनवायर्ड, है ना, बाई फोर्स ऑन एवरी साइड, कि हर तरफ से अर्थात चारों तरफ से वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। अब यहां पे आप जो ग्रोविंग इंटेंसिटी है, ग्रोविंग इमोशनल एजिटेशन है, ओवरवेमनेस है सीता के अंदर, ठीक है, उसके हृदय में जो भावनाएं, ठीक है, वो बढ़ती जा रही हैं, भावातिरेक होता जा रहा है, उसको जरूर पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि शब्द दर शब्द उनकी चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है। दैट वेल, देखिए वेल का मतलब क्या था, क्राई, चीख। दैट वेल इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज, कि जिस अंदाज में तुम्हारे भाई ने पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते, जिस अंदाज में उन्होंने पुकारा है, ठीक है, जिस तरह से चीख करके पुकारा है, वो चीख जो है इशारा कर रही है जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति चीखता है ना, वैसे। इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज, ठीक है। तो सीता इंटरप्रेट्स द क्राई, यहां पर सीता माता क्या कर रही है, ये जो चीख आई थी, कौन सी, ये फिर से लिख देता हूं, हे लक्ष्मण, ठीक है, हे सीते, ये जो चीख है उसमें जो भाव है, उस भाव को ये इंटरप्रेट कर रही है, उसकी व्याख्या कर रही हैं, कह रही हैं, सीता इंटरप्रेट्स द क्राई एज रामाज डाइंग एगोनी, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति पुकारता है ना, ठीक वैसे उस अंदाज में उन्होंने पुकारा है। ये थ्रोज शब्द का मतलब क्या है, बहुत अत्यधिक तीव्र दर्द, इंटेंस पेन ऑफ डेथ,
खास तौर से किसी मरते व्यक्ति का, है ना। तो थ्रो शब्द का मतलब यह है बेटा। तो यहां पर लक्ष्मण को फिर से वो कहती है इस बात के लिए कि जाओ। अब यहां पर देखो डिवाइसेस में एक नजर डालो बेटा। वैसे डिवाइसेस जहां जहां यूज हुए हर एक्सप्लेनेशन के नीचे मैंने बता रखे हैं आपको, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ड्रामेटिक आयरनी, इसको हमें देखने को मिलता है। द रीडर नोज, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, उस वक्त भी रीडर्स को पता था। द रीडर नोज द क्राई इज नॉट रियल। ठीक है, आपको पता है कि वो क्राई जो है वो रियल नहीं है, वो फेक है। ठीक है, इट इज मारीच ट्रिक, ये तो मारीच का जाल है। बट सीता बिलीव्स इट, लेकिन सीता जो है उस पर यकीन करती है। तो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। तो यहां पर ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग हुआ है। फिर वाई स्टैंडस्ट दाउ एज मैजिक बाउंड, अब लक्ष्मण जो है अपनी जगह से हिलता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। तो माता सीता जो है अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आएगा, डर भी है, पीड़ा भी है, चिंता भी है पति के लिए, और भाई मदद के लिए जा नहीं रहा है, ठीक वहीं खड़ा है। तो उस चीज से उनको बुरा भी लगता है, अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी इनको आएगा। तो कहती वाई स्टैंडस्ट दाउ, तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो, एज मैजिक बाउंड, तुलना कर रही है लक्ष्मण के खड़े होने की तुलना किससे कर रही है, मैजिक बाउंड से, मानो किसी ने मंत्र से तुम्हें बांध दिया हो, है ना। तो सीता स्कॉल्ड्स लक्ष्मण फॉर स्टैंडिंग मोशनलेस, कि तुम वैसे स्थिर यहीं खड़े हो, कि इतना सुनते तो तुम्हें अपना तीर कमान उठा करके दौड़ लगा देनी चाहिए थी। ठीक है, अक्यूजिंग हिम ऑफ बिहेविंग एज इफ अंडर ए स्पेल, और इस पे आरोप लगाती है कि मानो कि तुम्हें किसी ने मंत्र से जड़वत कर दिया हो, मैजिक बाउंड हो तुम, है तो तुम ऐसे क्यों खड़े हो, यानी तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, तुम्हें तो अभी तक मदद के लिए चले जाना चाहिए था। यहां पर सिमली का प्रयोग हुआ है, एज मैजिक बाउंड कंपेयर्स लक्ष्मण स्टिलनेस टू समवन अंडर अ स्पेल। ठीक है, और आयरनी का तो खैर प्रयोग है ही है। आयरनी किस बात की, देखो लक्ष्मण रेस्टोरेंट, लक्ष्मण जो यहां अभी रुका हुआ ठहरा हुआ है, कम्स फ्रॉम लॉयल्टी एंड रीजन, रीजन यानी विवेक, तर्क। ठीक है, नॉट मैजिक, लक्ष्मण किसी जादू से बंधा और रुका हुआ नहीं है, बल्कि अपने भाई अपने परिवार के प्रति वफादारी और विवेक की वजह से रुका, कि उसको पता है कि क्या हो रहा है। बट सीताज इमोशन ब्लाइंड्स हर टू इट, लेकिन सीता की भावनाएं जो है वो इस रियलिटी को पहचानने से इनकार कर रही है। ठीक है, तो ये आयरनी है। अब ये रहा आपका पहला स्टेंजा। प्रभु राम जी, बेटा इस लॉजिक में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी सिर्फ पोएम खत्म करनी है, पोएम अच्छे से आपको बतानी है, जो लिखी है तोरुदत्त ने उसी पर अपन बेटा बात करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो लॉजिक्स हैं उन पे अपन नहीं जाएंगे बेटा। ओके, ओवरऑल समरी आपके लिए, जो पिछले जो 8 पंक्तियां गई हैं उनकी ओवरऑल समरी जो है आप अच्छे से बेटा देखिएगा, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी ना, उसमें देखिएगा। ठीक है, अब अगले स्टेंजा पे चलेंगे अपन। स्टेंजा 2 इज दिस से शुरू होगा, आईसी पर यहां पे जाके खत्म होगा। माता सीता जो है अभी भी लक्ष्मण को, जो कि बुत बनकर के खड़ा है, उसको डांट डपट रही हैं। कहती हैं इज दिस अ टाइम फॉर थॉट, ये समय है कोई विचार करने का। ओ गिर्ड, गिर्ड का मतलब क्या था, अस्त्र शस्त्र उठाना, हथियार उठाना। ठीक है, रामराज बेटा आज के दिन में कंप्लीट नहीं होगी, 22 स्टेंजा है। ठीक है, 2 या 3 क्लास में लेंगे अपन इसको। ठीक है, 3-3 4-4 5-5 स्टेंजा ले लेंगे अपन इसके, है ना। और वैसे इजी पोएम है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, इसमें कोई मुश्किल शब्द भी नहीं है, कोई 2-4 शब्द आएंगे मुश्किल से जिनको आप नहीं पहचानते होंगे शायद, जैसे ये शब्द आ गया गिर्ड। अब गिर्ड का मतलब क्या होता है, अपने आप को हथियारों से सुसज्जित करना, हथियार उठाना, कि अस्त्र उठाओ अपने, है ना, ये जो आह्वान करते हैं ना उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो, इज दिस अ टाइम फॉर थॉट, तो माता सीता कह रही है
ये समय क्या विचार करने का है? गिर्ड, अपने हथियार उठाओ। तो यहां पर माता सीता क्या कर रही है? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना। ठीक है, भाभी का हक है भाई देवर को डांटना, जैसे अपने छोटे भाई को डांटती हो। तो सीता रिब्यूक्स लक्ष्मण, आस्किंग इफ दिस इज अ टाइम टू थिंक इंस्टीड ऑफ एक्टिंग, कि तुम यहां पर एक्ट करो भाई, काम करो, सोचो मत, ये कोई समय है विचार करने का? ठीक है, तुम्हें तो क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए, अर्थात कर्म करना चाहिए, अपने भाई की रक्षा के लिए हथियार उठा के जाना चाहिए। इसलिए आगे क्या कहती है? ओ गिर्ड, इसलिए क्या करो? हथियार उठाओ। दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, दाई मीन्स योर होता है, ठीक है, अपनी ब्राइट स्वॉर्ड उसको धारण करो। एंड टेक दाई बो यानी धनुष, और अपना धनुष उठाओ। ठीक है, तो यहां इंपेरेटिव मूड का प्रयोग हुआ भाई। इंपेरेटिव मूड का प्रयोग हुआ है। गिर्ड यानी टेक, उठाना, है ना। तो गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ में कहती है, आदेशात्मक सुर में कहती है। क्या कहती है? ओ गिर्ड, तुरंत हथियार उठाओ। और दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, अपनी तुरंत तलवार उठाओ, अपना धनुष उठाओ। तो यहां पर क्या कर रही हैं? कमांड, आदेश दे रही हैं। किसको? लक्ष्मण को, कि अपने आप को हथियारों से सुसज्जित करो और तुरंत ही तुम राम की मदद के लिए जाओ। ठीक है, विजुअल इमेजरी जो है उसको अपन यहां फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माता सीता जो है लक्ष्मण को डांट रही है, हथियार उठाने के लिए कह रही है। विजुअल इमेजरी का प्रयोग हुआ है। ही हीड्स नॉट, ही कौन? लक्ष्मण। है साउंड आ गया, हीड में भी है साउंड आ गया, अलिट्रेशन का यहां पर प्रयोग हो गया बेटा। ही हीड्स नॉट, फिर से है साउंड आ गया, अलिट्रेशन का प्रयोग है। ही हीड्स नॉट, हियर्स नॉट एनी वर्ड, वह कोई ध्यान नहीं देता। हीड का मतलब क्या होता है? टू पे अटेंशन, ध्यान देना, टू पे अटेंशन। ठीक है, हीड का मतलब बेटा। हियर्स नॉट एनी वर्ड, माता सीता क्या कह रही है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, एक भी शब्द नहीं सुनता। इसका मतलब यह है क्या? क्या वाकई में वो शब्द नहीं सुन रहा? क्या क्या लक्ष्मण के कानों में शब्द नहीं जा रहे हैं? ऑब्वियसली जा रहे हैं, बट पहले क्लियर कर दिया है, ही हीड्स नॉट। इसका मतलब क्या है? कि वह उन शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ही नोज वॉट इज द रियल ट्रूथ, वो जानता है कि सच क्या है। वो जानता है कि सच क्या है। बेटा स्टेंजा दे रखा है बेटा, ये सेकंड स्टेंजा है, चेक करो, सेकंड स्टेंजा है, अभी चेक कर लो। तो कौन सा स्टेंजा दे रखा है भी आपके? देखो एक बार चेक करो तुरंत से। वैशाली बेटा आप बताओ, है क्या इसमें? ये ओ नो वाला बेटा स्टेंजा इसके बाद वाला है बेटा। ठीक है, वो थर्ड स्टेंजा है। ये अभी जो मैं करवा रहा हूं ना, ये सेकंड स्टेंजा है। अशोक, मुखराम,
ठीक है, सभी के पास है बेटा। अपनी कोई बुक नहीं है, ठीक है, अपनी कोई बुक नहीं आई है मार्केट में, तो आप कंफ्यूज ना हो बेटा। ओके, हाँ, ये इज दिस से स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेंजा है। देखो यहां से, देखो ये देखो, यहां से इज दिस से शुरू होगा और आई सी यहां पे जाके खत्म होगा। ठीक है, सेकंड स्टेंजा की पहली पंक्ति ये होगी और आठवीं पंक्ति बेटा ये होगी। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा हो सकता है आपसे कि ये सेकंड स्टेंजा छूट गया होगा, जो आप बोल रहे हैं ना वो थर्ड स्टेंजा है। ठीक है, वो थर्ड स्टेंजा है, वो इसके बाद वाला आएगा बेटा। तो सेकंड स्टेंजा 8 लाइन है, लिख लेना, हाथ से लिख लेना बेटा, कहीं कुछ इधर उधर से कोई खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करता हूं, रिज्यूम करता हूं वहीं से। तो ही हीड्स नॉट, हियर्स नॉट एनी वर्ड। लक्ष्मण जो है सीता की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, एक शब्द नहीं सुनता। ठीक है, इसका मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या है। ईविल हैंग्स ओवर अस, आई नो। ईवल, ईवल का मतलब क्या है, वैसे शाब्दिक अर्थ तो क्या है, बुराई है। इसका मतलब दुर्भाग्य, बुरा समय। ठीक है, वो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हैंग्स ओवर अस, हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आई नो, मुझे पता है। ठीक है, आई नो, आई किसके लिए आ रहा है, सीता के लिए। सीता कहती मुझे पता है कि हमारे ऊपर बुरा समय या विनाश जो है मंडरा रहा है। तो सीता जो है एक तरह से सेंस कर लेती, भांप लेती है। ठीक है, आगामी डूम को, आगामी विनाश को भांप तो लेती है, लेकिन उसको यह भी महसूस हो रहा है कि खतरा निकट है, महसूस तो हो रहा है, लेकिन उसका जो इंस्टिंक्ट जो उसे इस बात का आभास करवा रहा है, वो इंस्टिंक्ट जो है सही जगह नहीं जा रहा। सही जगह मतलब उसको यह पता होना चाहिए था कि मेरा पति जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आ सकता, खतरा कुछ और रूप में आएगा। तो यहां पे जो प्रोफेटिक टोन है माता सीता के मुंह से जो निकल रही है, जो भविष्यवाणी वो कर रही है, एक तरह से देखा जाए आगे भविष्य की बात कर रही है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि हमारे ऊपर बुरा समय मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, मैं महसूस कर पा रही हूं, लेकिन वो सही दिशा में महसूस नहीं कर पा रही है। तो हर इंस्टिंक्ट इज करेक्ट, उसका जो इंस्टिंक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दो हर परसेप्शन ऑफ इट्स सोर्स इज मिस्टेकन। लेकिन वो खतरा किस दिशा से आएगा, उसका सोर्स क्या है, उसमें वो चूक कर बैठी हैं, गलती कर बैठी हैं, क्योंकि नियति में यही लिखा था, है ना। इसलिए कहती है इवल हैंग्स ओवर अस, आई नो, स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड। अब लक्ष्मण से कहती है कि स्विफ्ट इन डिसीजन, कि तुम तो निर्णय बहुत तेज गति से लेते हो। ये निर्णय तेज गति से कैसे लेते हैं? इसके बारे में आपने यदि रामायण देखी है तो लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है, गुस्सैल है। ठीक है, तुरंत कोई बात होती है तो लक्ष्मण को सबसे पहले गुस्सा आता है, और उनको शांत करने का काम कौन करते हैं, भगवान राम करते हैं, उनके बड़े भैया करते हैं, है ना। तो उस उपक्रम को देखते हुए, लक्ष्मण का स्वभाव देखते हुए लक्ष्मण से कहती है कि स्विफ्ट इन डिसीजन, कि तुम तो तुरंत निर्णय पे पहुंचते हो, प्रॉम्प्ट इन डीड, और सोचने से पहले ही काम कर डालते हो, प्रॉम्प्ट यानी तत्पर, इन डीड, डीड यानी कार्य, और तुम तो बहुत तीव्रता से काम करते हो। तो आज क्या हो गया तुम्हें, आज तुम तीव्रता क्यों नहीं दिखा रहे, आज तुमने तुरंत निर्णय क्यों नहीं ले रहे भाई की सहायता के लिए जाने का, आज तुम भाई की सहायता के लिए तुरंत तुम तत्पर क्यों नहीं हो, उस बात के लिए कह रही है। तो सीता रिकॉल्स, रिकॉल यानी याद करना, लक्ष्मण से यूजुअल ब्रेवरी एंड डिसाइसिवनेस, लक्ष्मण की जो स्वभावगत जो बहादुरी है, उसकी जो तत्परता है निर्णय लेने में, जल्दबाजी जो करते हैं उसको वो याद दिलाती है। ठीक है, ब्रेव अनटू रैशनेस, रैशनेस का मतलब भी क्या होता है, तत्परता ही होती है। देखो अब तत्परता, तेजी, उसके लिए स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है, और रैशनेस, इनका प्रयोग हो रहा है, यानी रिपीटेशन ऑफ मीनिंग हो रहा है। तीनों का वैसे मीनिंग लगभग एक ही है,
तत्परता, तेजी, तीव्रता, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ क्या हो रहा है, सॉरी, मीनिंग का रिपीटेशन हो रहा है, और मीनिंग का जो रिपीटेशन होता है उसको अपन बेटा क्या कहते हैं, टेटोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर टेटोलॉजी क्या है, रिपीटेशन ऑफ मीनिंग है। स्विफ्ट आया है, ठीक है, प्रॉम्प्ट आया है, रैशनेस आया है, ये शब्द यहां पर प्रयुक्त हुए हैं। तो फिर से कहते हैं ब्रेव अनटू रैशनेस, कि तुम तो तुरंत तैयार हो जाते हो बहादुरी दिखाने के लिए। कैन दिस बी, अब कैन दिस बी को आगे वाली पंक्ति से जोड़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये याद करते हुए कहती हैं, शी रिमेंबर्स, याद कर रही हैं कि हाउ लक्ष्मण वॉज वंस ब्रेव इवन टू द पॉइंट ऑफ रैशनेस एंड नाउ ही सीम्स पैसिव, कि तुम तो बहुत तत्परता दिखाते थे बहादुरी दिखाने के लिए, और आज तुम पैसिव कैसे हो गए, इनएक्टिव कैसे हो गए, शांत कैसे बैठे हो, तुम्हारा भाई मदद के लिए पुकार रहा है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। कैन दिस बी द मैन टू whom all looked at need, rhetorical question, क्या ये वही इंसान हो सकता है, देखो इसको यहां से कनेक्ट करो, कैन दिस बी द मैन टू whom all looked at need, क्या यह वही इंसान हो सकता है जिसको सब लोग मुसीबत में पड़ने पर याद करते हैं, जरूरत के समय याद करते हैं, या लक्ष्मण को याद करते हैं, क्या तुम वही व्यक्ति हो सकते हो, नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट दैट लक्ष्मण, ठीक है। दिस लक्ष्मण इज डिफरेंट फ्रॉम दैट लक्ष्मण, ये लक्ष्मण अलग है, वो लक्ष्मण जिसको मैं जानती हूं, जिसको तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत डिसीजन लेता है, तुरंत कर्म करने में तत्परता दिखाता है, जिसको गुस्सा तुरंत आता है, क्योंकि ये शेषनाग के अवतार है, ठीक है। तो उनको ललकारते कहती है। तो शी रेफर्स टू लक्ष्मण as the one everyone once depended upon in times of crisis, कि तुम तो वो हो ना जिसको हर कोई मुसीबत में याद करता है, तुम मदद के लिए तत्पर रहते हो, तत्काल मदद करते हो, तो आज क्या हो गया, आज तुम शांत कैसे हो, ठीक है। अल्यूशन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, रामायण में जो लक्ष्मण का जो लेजेंडरी किरदार है, उसकी बहादुरी है, उसकी लॉयल्टी है, उसको याद किया जा रहा है, तो उसका अल्यूशन जो है देखने को मिल रहा है। वैसे पूरी पोएम एक अल्यूशन है, ठीक है, पूरी पोएम में ही आपको अल्यूशन जो है देखने को मिलता है। इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, क्या ये मेरे समक्ष मेरा वो भाई है जिसको मैं देख रही हूं, क्या ये मेरा वो भाई है, ये, ठीक है, इसको रिकॉल करती है इस रूप में कि तुम तो ऐसे थे, क्या मेरा ये वो भाई है जो पहले कभी ऐसे हुआ करता था, ठीक है, पहले ऐसे, ठीक है, और अब ऐसे, तो याद कर रही हैं, ठीक है, कि मेरा भाई तो वैसा था, अब भाई किसको कह रही है, लक्ष्मण को। पहले क्या क्या, डियर फ्रेंड, दोस्त भी कहा, भाई भी कहा, ठीक है, दोस्त भी कहा और भाई भी कहा। तो इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, क्या ये मेरा वो भाई है जिसको मैं अभी देख रही हूं, अर्थात ये वो भाई तो नहीं हो सकता, ये कोई और है। तो सीता डाउट्स, सीता संदेह करती है कि वेदर द मैन बिफोर हर इज द सेम, क्या मेरे समक्ष जो उपस्थित है क्या यह वही है, लविंग, प्यारा सा, लॉयल, वफादार लक्ष्मण, क्या यह प्यारा सा वफादार लक्ष्मण ही है। शी हैज ऑलवेज नोन, जिसको मैं हमेशा से जानती आई हूं, क्या ये वही है, ठीक है। अब यहां ये बातें कहते हुए वह, उसका दिल भी टूट रहा है और आरोप भी लगा रही है कि अर्थात तुम वो तो नहीं हो, तुम ऐसे तो ना थे कभी। रेट्रिकल एक्सक्लेमेशन यहां पर प्रयुक्त हुआ है, जो कि डिसबिलीफ को, लक्ष्मण पर अविश्वास को दर्शा रहा है, ठीक है बेटा। ओवरऑल एनालिसिस आपको यहां पर मैंने फिर से दे दिया है, ये आपके पढ़ने के लिए है ताकि चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए आपके लिए। अब थर्ड स्टेंजा में चलते हैं। थर्ड स्टेंजा यहां से शुरू होगा ओ नो और एंड होगा कैन शेयर पे।
ये थर्ड स्टेंजा की पहली पंक्ति यहां से शुरू होगी और अंतिम पंक्ति अंत यहां से होगी कैन शेयर पे जाकर के। मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले स्टेंजा में। ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन। जब माता सीता लक्ष्मण को इनएक्टिव देखती हैं कि लक्ष्मण पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं है, मैंने उसके समक्ष, ठीक है, रिक्वेस्ट करके देख ली, प्लीडिंग करके देख ली, थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों की तरह से हल्का उस पर अथॉरिटी दर्शा के भी देख लिया, उसकी भाभी होने के नाते उसको अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए कह करके भी देख लिया, बावजूद इसके वो मेरी बात नहीं मान रहा। मैंने उसको उसकी बहादुरी तक याद दिला दी, उसकी वफादारी तक याद दिला दी अपने भैया के प्रति, फिर भी वो नहीं हिल रहा। ठीक है, वो वहीं का वहीं जस का तस ही खड़ा है। तो ये देख करके माता सीता कहती है, ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन। यदि तुम नहीं गए तो फिर मैं अकेली दौड़ करके चली जाऊंगी, अकेली दौड़ करके चली जाऊंगी तुम्हारे भाई की मदद के लिए। ठीक है, तो सीता जो है यहां पर धैर्य खोने लग जाती है एंड शी डिसाइड्स टू गो बाय हरसेल्फ टू रेस्क्यू राम। और अपने पति राम को बचाने के लिए, उसका बचाव करने के लिए वह अकेले जाने का निर्णय लेने लग जाती है। और इस निर्णय से लक्ष्मण को वाकिफ भी करवाती है, यदि तुम नहीं गए तो फिर मैं ऐसा करूंगी, अकेले चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पे माता सीता की एक चीज हमें देखने को मिलती है, ट्रेजिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, ट्रेजिक इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है कि लव ड्राइव्स हर टू एक्ट रैशली, कि प्यार के वशीभूत होकर के अपने पति भगवान श्री राम के प्रति जो उनके मन में अगाध प्रेम है उसके वशीभूत होकर के है वह अपना विवेक खो बैठी है और एक्ट रैशली, अर्थात बिल्कुल जो इंस्टिंक्ट जो कह रहा है उसी के वशीभूत होकर के कार्य करने के लिए विवश हो उठी है। ये ट्रेजिक इंडिपेंडेंस हमें यहां पर देखने को मिलती है। फॉर फर्दर हियर आई कैनॉट स्टे। फॉर फर्दर यानी और आगे, अब और अब, हियर यहां, आई कैनॉट स्टे। ठीक है, पूरा का पूरा यहां इन्वर्शन का प्रयोग है इसमें। आई कैनॉट स्टे हियर एनी फर्दर, सेंटेंस इस तरह से होता लेकिन उल्टा लिखा हुआ पूरा का पूरा, इन्वर्शन का पूरा ही प्रयोग है पूरे सेंटेंस में। फॉर फर्दर हियर आई कैन नॉट स्टे, क्योंकि अब मैं यहां और एक पल भी, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती। तो शी डिक्लेयर्स शी कैन नॉट रिमेन ईडल एनी लॉन्गर, यानी अब उनके माता सीता के विवेक पर अब इमोशंस जो है हावी हो चुके हैं। क्या क्या हावी हो चुके हैं? इमोशंस हावी हो चुके हैं। ठीक है, आर्ट दाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू ब्लाइंड डम स्टोन। आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू, ट्रांसफॉर्म्ड यानी रूप परिवर्तित होना, टू ब्लाइंड डम स्टोन। क्या तुम कोई पत्थर के बुत हो? क्या तुम पत्थर के बुत बन चुके हो या तुम पत्थर के बुत में परिवर्तित हो चुके हो? यहां पर लक्ष्मण की तुलना जो है पत्थर के बुत या पत्थर की मूर्ति से कर रही है, अर्थात मेटाफर का प्रयोग है। ठीक है, ये सब इसको ललकारने के लिए, डांटने के लिए, डपटने के लिए, एनी हाउ किसी भी तरह से उसको यहां से भेजने के लिए है कि अपनी भाई की मदद के लिए जाओ। तो सीता एक तरह से क्या कर रही है? लक्ष्मण को डांट रही है, जो वो कह रही कि तुम क्या बुत बन गए हो, मूर्ति बन गए हो, पत्थर की मूर्ति बन गए हो। तो इन शब्दों में क्या है? डांट है। तो सीता रिब्यूक्स लक्ष्मण फॉर बीइंग अनमूव्ड, इनएक्टिव। ठीक है, एज इफ ही वर टर्न इनटू लाइफलेस स्टैचू, ये कहकर के, ठीक है, उसको डांटती डपटती है। यहां पर देखो मेटाफर का प्रयोग बेटा, लक्ष्मण इज कंपेयर टू ए स्टोन टू शो हिज लैक ऑफ अपरेंट रिस्पॉन्स। तुरंत से लक्ष्मण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि वह विवेकशील है, लॉयल है, उस वजह से। और इसी चीज को, ये जो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसी चीज की तुलना जो है वो किससे करी है? टू ब्लाइंड डम स्टोन से करी है, इसलिए मेटाफर का प्रयोग है यहां पे। वेयर फॉर, काहे को, वेयर फॉर दिस इम्पायस। देखो पायस क्या होता है? पवित्र। इम्पायस यानी जिसके मन में क्या हो? छल, कपट, मलिनता, अपवित्रता। ठीक है,
वेयर फॉर दिस इम्पायस स्ट्रेंज डिले, कि तुम्हारे मन में आखिर क्या है कि तुम काहे ऐसी डिले कर रही हो। क्लास रुक रही है? लेट मी चेक बेटा, लेट मी चेक। अभी सही चल रही है बेटा? कमेंट करके इन्फॉर्म करें, जरा कमेंट दिखाइए। ओके, रनिंग वेल, थैंक यू बेटा। बेटा जिनकी क्लास रुक रुक करके चल रही है, दैट मीन्स आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना? ठीक है बेटा, ओके। मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठा के थोड़ा कॉफी की सिप ले ली जाए। वेयर फॉर दिस इम्पायस स्ट्रेंज डिले, तो यहां पर सीता जो है सवाल करती है, क्वेश्चंस, कि वाई लक्ष्मण कमिट्स दिस इम्पाइटी। इम्पाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पवित्रता नहीं, अपवित्रता हो, अर्थात कुछ बदनीयति हो। डिलेइंग व्हेन हिज ब्रदर्स लाइफ इज इन डेंजर, कि जब तुम्हारे भाई का जीवन खतरे में है तो तुम किस वजह से इसमें डिले कर रहे हो, वहां तुम तुरंत क्यों नहीं जा रहे हो, क्या वजह है? वेयर फॉर, क्या वजह है? ठीक है, वेयर फॉर का मतलब वाई, अर्थात क्या वजह है, और इंपायस का मतलब होता है इररिलीजियस, सिनफुल, पापमयी, ठीक है, अगेंस्ट ड्यूटी। ओके, तो सीता जो है क्वेश्चन उठा देती है, दैट क्राई, दैट क्राई, वो चीख, वो चीख, फिर से परेशान होकर के, दुखी होकर के, ठीक है, घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है दैट क्राई, दैट क्राई, ठीक है, वो फिर से कानों में गूंजती है और भगवान राम का चेहरा जो है माता सीता को, ठीक है, बिलकता हुआ सा, पीड़ा में, ठीक है, महसूस होता है कि मेरे प्रभु श्री राम जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में है और इस तरह से पुकार रहे हैं, है ना? तो दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग, रिंग यानी इको, गूंजना, इको। तो यहां पर द रिपीटेड क्राई ऑफ रामा इकोज पेनफुली इन हर ईयर्स एंड माइंड, सीता के कानों में, उसके दिमाग में राम की जो पेनफुल जो क्राई है वो बार बार गूंजती है, ठीक है। अब ये देखो, दैट क्राई रिपीट हुआ है ना, तो ये रिपीटिशन क्या कर रहा है? उस पेन को और बढ़ा रहा है। इनके मन में जो टेंशन है उसकी इंटेंसिटी, जो तीव्रता जो है उसको और बढ़ा रहा है, ठीक है। स्टिल इन माई ईयर्स, अभी भी मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है, अभी भी गूंज रही है। आई कैन नॉट बेयर, इसको आगे जोड़ेंगे, आई कैन नॉट बेयर को, स्टिल इन माई ईयर्स, ये इसी का भाग है, दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स, ये यहां तक सेंटेंस है, ठीक है। तो वो फिर से वो आवाज जो है उनके कानों में गूंज रही है, आई कैन नॉट बेयर सस्पेंस इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग। क्या कहना चाह रही है? शी फियर्स, उनको भय लग रहा है इस बात का, दैट इफ दे डिले सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब वो वाला सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस है सस्पेंड, अर्थात किसी चीज को एक बार स्थगित कर देना, डिले कर देना। इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, यदि हमने मदद ना पहुंचाई, तो उनको डर लग रहा है, इफ दे डिले एंड फेल टू ब्रिंग हेल्प इट विल बी टू लेट, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं हम उनको खो ना दें। तो इस बात के लिए फिर वो भयभीत हो जाती है और आप चेहरे की भाव मुद्रा को देख करके
एहसास कर सकते हैं कि किस प्रकार के मनोभाव जो है इनके मन में आ रहे हैं। अब यहां पर देखो इफ कंडीशनल क्लोज का प्रयोग हुआ बेटा, है ना। तो कंडीशनल क्लोज क्या कर रहा है, हाइटन्स द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड इंपेंडिंग डूम, कि हमें तुरंत ही अर्जेंटली क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, और जो आगामी अवश्यंभावी जो डूम है उसकी सूचना भी इसके माध्यम से हमें मिल रही है। if help we fail to bring, his death at least we both can share. his death, यदि उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, राम की, his death at least we कौन है, वी किसके लिए आ रहा है, वी आ रहा है बेटा राम और सीता दोनों के लिए आ रहा है। ठीक है, यहां सीता और लक्ष्मण के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि किसके लिए आ रहा है, राम और सीता के लिए आ रहा है। ठीक है कॉफी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी। तो हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर। तो सीता प्रण ले लेती है, रिजॉल्व, प्रण लेना, दैट इफ दे कैन नॉट सेव राम, यदि हम राम को नहीं बचा पाए, शी वुड रादर डाई विद हिम, तो मैं उसी के साथ अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। यानी उनकी मृत्यु जो है हम शेयर करेंगे, हम यानी मैं और राम। यदि मृत्यु हुई तो अकेले राम की नहीं होगी, मैं भी मृत पाई जाऊंगी, अर्थात मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, है ना। तो एटलीस्ट वी बोथ कैन शेयर। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, इमोशंस देखो, लव है, लॉयल्टी है पति के प्रति, फैटल डिवोशन है, कि मेरा समर्पण जो है वो फैटल है, फैटल का मतलब प्राण घातक, कि मेरा समर्पण इस हद तक है, यदि राम ना रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। ठीक है, इस हद तक इनका समर्पण है। तो हीरोइक और ट्रेजिक टोन है ना। ओवरऑल आप इसका मीनिंग फिर से देखिएगा, सारी चीजें अच्छे से पढ़िएगा। जैसे टोन इसकी आप पढ़ें, शुरुआत में आपको प्लीडिंग टोन मिली थी, फिर लक्ष्मण को डांट रही थी, रिप्रोचफुल थी, फिर हिस्ट्रिकल पागलों की तरह से करने लग गई थी, फिर रिजाइंड एंड फैटलिस्टिक, और फिर अंत में प्रण कर लेती है कि राम ना रहे तो मैं भी ना रहूंगी, है ना। ये सारी चीजें आपको अच्छे से इनमें एक्सप्लेन करके दे रखी है, अवश्य पढ़िएगा। स्टेंजा 4, अब इस पे चलते हैं। ये पहली लाइन यहां से शुरू होगी इसकी, और अंतिम लाइन के अंतिम 2 शब्द ये रहे 8वीं पंक्ति के, है ना, 8वीं पंक्ति के हैं, हीरो हार्म, यहां तक। अब इस स्टेंजा में द टोन चेंजेस शार्पली फ्रॉम सीताज पैनिक टू लक्ष्मण से काम रीअश्योरेंस। ये 3 स्टेंजा चले गए, वहां सीता की बात हो रही थी, सीता ही सब कुछ बोल रही थी, ठीक है, कभी गिड़गिड़ा रही थी, कभी डांट रही थी, कभी पैनिक हो रही थी, मरने तक की बातें कर रही थी। अब लक्ष्मण की बारी है, टोन थोड़ा चेंज होता है। सीता जो कि डरी भी है, लक्ष्मण क्या करता है, उसको शांति से रीअश्योर करता है, अर्थात आश्वासन देता है, एंड फेथ, और विश्वास दर्शाता है इन रामाज इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबल कौन होता है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है, जिसको कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता, कि मेरे प्रभु, मेरे भैया जो है वो ऐसे हैं जिनको कभी कोई हरा नहीं सकता, जिनको कोई मार नहीं सकता, इसलिए आप आश्वस्त रहें, भैया सुरक्षित हैं। यह आश्वासन जो है लक्ष्मण इस स्टेंजा में माता सीता को देगा। ठीक है, देखें, ओ काम दाई सेल्फ, अब लक्ष्मण बोलेगा, है ना, लक्ष्मण कह रहा ओ काम दाई सेल्फ, दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा शांत करिए। विदेही क्वीन, अब ये विदेही क्यों कहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, जनक, जो मिथिला में एक राज्य है, ठीक है, मिथिला किंगडम में एक राज्य वैदेही, है ना, वहां के ये राजा हैं भाई, इसलिए इनको वैदेही क्वीन भी कहा है, इसलिए कहा गया, या कोई और बात है। चलिए बेटा, है ना,
तो इनको क्या कह के पुकारा, ये एमसीक्यू में याद रख लीजिएगा, इसको एमसीक्यू के हिसाब से याद रखिएगा। लक्ष्मण को क्या कह के पुकारा है उसको भी याद रख लीजिएगा। लक्ष्मण को डियर फ्रेंड भी कहा है, ब्रदर अर्थात भाई भी कहा है। ठीक है, ये जो एक दूसरे के लिए जो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं ना, इनको जरूर याद रखिएगा कि किसने किसको किस रूप में पुकारा है ना। ये इन पे एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा। बाकी का तो ये पोएम एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब जिसमें कहानी सुनाई जा रही है। तो नैरेटिव पोएम जो थी याद रखने के हिसाब से बहुत इजी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ काम दाई सेल्फ वैदेही क्वीन, कि वैदेही की रानी आप अपने आप को थोड़ा शांत करिए। तो लक्ष्मण जेंटली, बहुत ही जेंटली अर्जिज सीता, सीता माता से अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है। इनको वैदेही क्वीन कहता है, डॉटर ऑफ किंग जनक ऑफ विदेहा। ठीक है, वैदेही के जो राजा जनक है उनकी पुत्री है ना। टू कंट्रोल हर एजिटेशन, जो भावनात्मक उठापटक जो अंदर हो रही है उनको शांत करने के लिए कहता है कि आप थोड़ा शांति रखिए, अपनी भावनाओं के ज्वार को थोड़ा शांत करिए। देखो, विदेह क्वीन क्यों कहा है? सीता प्रिंसेस ऑफ विदेहा, एन एंशिएंट किंगडम ऑफ मिथिला इन प्रेजेंट डे बिहार। मिथिला वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है, वहां एक राज्य, ठीक है, वैदेही, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, विदेहा। ठीक है, वहां की राजकुमारी थी, इस नाम से उनको पुकारता है। नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, कि डरने की कोई वजह है ही नहीं, आप तो बिना बात ही डरे जा रही हो। वो उनको अश्योर करता है कि डरने का कोई कारण है ही नहीं, राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित है? लक्ष्मण को कैसे पता? बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, ही नोज द रियल ट्रूथ, वो सच जानता है। ठीक है, इसीलिए वो शांत है। अदरवाइज लक्ष्मण, उसको पता चले कि उसके भाई पर कोई आंच आई है तो लक्ष्मण चुप रह सकता है क्या? नहीं ना। और वैसे ही जैसे राम को पता चला जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी मेघनाथ की, तो राम कितने विचलित हुए थे, है ना। खैर, हैस्ट दाउ हिज प्रोवेस नेवर सीन, हैस्ट मीन्स हैव, दाउ यू, हिज प्रोवेस, अब प्रोवेस का मतलब क्या? बहादुरी। नेवर सीन, कि भाभी क्या आपने भैया की बहादुरी पहले देखी नहीं है क्या आप उनकी बहादुरी से परिचित नहीं है? अर्थात यू आर वेरी वेल acquainted with the bravery of Lord Ram, but still you are behaving like this. ठीक है, आप तो बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हैं कि भैया राम जो हैं कितने बहादुर हैं, फिर भी आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। इसलिए कहता है, hast thou his prowess never seen, तो ही रिमाइंड्स, वो याद दिलाता है सीता को ऑफ रामास ग्रेट स्ट्रेंथ एंड हीरोइक स्किल, कि वो कितने बहादुर हैं। हाउ कैन शी डाउट हिम, आप उनकी बहादुरी पर संदेह कैसे कर सकती हैं? वाइप ऑफ, अपने आंसू पोंछ डालिए। वो कहता है वाइप ऑफ, अपने आंसू पोंछ डालिए। फॉर शेम दैट डास्टर्ड टीयर, टीयर देखो आंसू, नाउन, उसके लिए एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल किया है? डास्टर्ड। और डास्टर्ड का देखो मतलब क्या होता है? कोवर्डली। ये कायर आंसू जो आपकी आंखों से टपक रहे हैं, ये कायरता के प्रतीक है, आप उनको पोंछ डालिए। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डास्टर्ड ईयर, सॉरी डास्टर्ड टीयर, तो सीता से कहता है कि आप रोना बंद कीजिए, और आपकी आंखों में जो आंसू है ये कायरता के सूचक हैं, आप इनको पोंछ डालिए हैं। ठीक है, और आप जो कि राम की पत्नी है, राम जो दुनिया में सबसे बहादुर हैं, ठीक है, जिनको कोई नहीं हरा सकता, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू, कायरता के आंसू शोभा नहीं देते हैं, आप इनको पोंछ डालिए। बिल्कुल बेटा रेटरिकल क्वेश्चन है ये। पिछली वाली पंक्ति में देखो, हैज दाउ हिज प्रोवेस नेवर सीन, कि क्या आपने कभी उनकी बहादुरी देखी नहीं है? दैट मीन्स आपने देखी है। ठीक है, रेटरिकल क्वेश्चन है।
What being of demonian birth, डिमोनियन शब्द बेटा देखो किससे बना है? डीमन से बना है। डीमन का मतलब क्या होता है? राक्षस। ठीक है, डिमोनियन का मतलब क्या हो गया? राक्षसी। बर्थ, ठीक है, यानी राक्षसी ताकतें। वाट बीइंग ऑफ डिमोनियन बर्थ, कि मेरे भैया राम के आगे जो राक्षसी ताकतें हैं उनकी क्या ही औकात है, अर्थात वो कुछ नहीं लगते भगवान श्री राम के आगे। मेरे बड़े भैया राम जो है उनके आगे राक्षसों की भी कुछ नहीं चलती, राक्षसों की कोई औकात नहीं है। अर्थात जो डिमोनियन बर्थ है, अर्थात राक्षसी लोग हैं, उनके सामने कुछ नहीं चलती है। ठीक है, तो ही रेफर्स टू डीमंस, डीमंस है नहीं राक्षस, एंड आस, और पूछता है कि व्हाट क्रीचर ऑफ सच इवल ओरिजिन, अर्थात ऐसे राक्षसी जो प्राणी है, कुड चैलेंज राम, क्या वो राम को चैलेंज कर सकते हैं? इतनी औकात उनकी, अर्थात वो कुछ नहीं राम के आगे। ठीक है, कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, इस लाइन को यहीं से जोड़ना है। व्हाट बीइंग ऑफ डिमोनियन बर्थ कुड एवर ब्रेव, एवर ब्रेव यानी बहादुरी दिखाना, हिज माइटी आर्म, हिज ये किसके लिए आ रहा है? हिज का मतलब राम्स, पजेसी केस है, ये राम के लिए आ रहा है। माइटी एंड ताकतवर, और आर्म यानी स्ट्रेंथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, कि भगवान श्री राम की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसके आगे ये राक्षसी जो लोग हैं, ठीक है, ये राक्षसी प्राणी है, ये क्या कभी बहादुरी दिखा सकते हैं क्या? आपको लगता है क्या? नहीं। ठीक है, अगेन इट इज रेटरिकल क्वेश्चन, अर्थात सीता माता से खुद से पूछता है कि राक्षसों की औकात है क्या कि भगवान श्री राम के आगे वो टिक सके? अर्थात नहीं टिक सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हु कुड एवर डेयर टू कन्फ्रंट रामाज पावरफुल आर्म। अब देखो बेटा, आर्म शब्द जो है ये किसका एग्जांपल है? सिनेक्टकी का। पोएटिक डिवाइस में देखो सिनेक्टकी, आर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम्स स्ट्रेंथ एंड पावर। तो यहां आर्म शब्द जो है ये स्ट्रेंथ और पावर के लिए प्रयुक्त हुआ है, सिनेक्टकी का प्रयोग है। ठीक है, इज देयर अ क्रीचर ऑन अर्थ, क्या धरती पर ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई पैदा हुआ है? दैट डेयर्स टू वर्क आवर हीरो हार्म, दैट डेयर्स जो हिम्मत रखता हो, टू वर्क आवर हीरो हार्म। आवर हीरो कौन है? राम। आवर हीरो यानी राम, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, कि हमारे हीरो, हमारे नायक, ठीक है, हमारे भगवान श्री राम को कोई नुकसान पहुंचा सके, ऐसा कोई प्राणी धरती पर पैदा हुआ है क्या? अगेन रेट्रिकल क्वेश्चन, दैट मीन्स कोई पैदा नहीं हुआ भाई ऐसा। ठीक है, तो ही इंसिस्ट दैट नो क्रीचर वुड डेयर हार्म राम देयर हीरो एंड प्रोटेक्टर, कि राम जो हमारे तारणहार हैं, हमारे प्रोटेक्टर हैं, हमारे हीरो हैं, उनके आगे कोई नहीं टिकता, ऐसा आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ है। अर्थात राम के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ में राम की जो ताकत है उसका बखान भी कर रहे हैं कि राम कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, उनकी ताकत जो है उनको यहां पर बयान कर रहे हैं। फिर देखो बेटा, यहां पे हीरो हार्म, यहां पर है साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है और साथ में रैट्रिकल क्वेश्चन भी है। क्लियर? तो दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिल गई इसमें। ये ओवरऑल एनालिसिस फिर से मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, फिर स्टेंजा 5 में चलते हैं बेटा। स्टेंजा 5, इसकी पहली पंक्ति जो है द लॉयन से शुरू होगी, फिर अंतिम पंक्ति के अंतिम दो शब्द क्या है? हुडेड प्राइड है। ठीक है, देखो क्या है द लॉयन, इसको लॉयन मत पढ़ा करो बेटा, इट इज लॉयन, लॉयन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा ठीक करके रखना बेटा। इस शब्द का उच्चारण जो है आप बहुत ही गलत करते हो, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इट इज लॉयन न कि लॉयन। आप लोग हमेशा ही, खैर मैं आरोप नहीं लगा रहा, बट इट इज लायन, है ना, लायन।
लाई अन, यो है लाई अन, इसको ऐसे पढ़ा करो। नहीं, लायन नहीं है बेटा, ड्रीम एस, इट इज नॉट लायन, इट इज लाई अन, लाई अन, लाई अन, इसको ऐसे पढ़ो, लाई अन, लाई अन, लाई अन। अब दोनों कनेक्ट करो, दो पार्ट में पढ़ो, पहले लाई फिर अन, लाई और अन, अब दोनों कनेक्ट करो, लाई अन, लाई अन। और हम क्या करते हैं, इसको लायन कर देते हैं, यो पढ़ देते हैं, जो कि गलत है भाई। इट इज लाई और फिर अन। अब इनको कनेक्ट कर दो, लायन, ठीक है, इनको कनेक्ट कर दो, लायन। ओके, चलो, ये तो जानकारी ले लिया आपने। अब आ जाओ इन पंक्तियों पे। द लायन एंड द ग्रिसली बेयर, इसको बियर मत पढ़ा करो, इट इज बेयर, ठीक है, बेयर, भालू, दोनों ही ताकत और हिंसा के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? ताकत के भी हैं और हिंसक ताकत के प्रतीक हैं, बेयर। एक इस नाम से एक हॉलीवुड में फिल्म भी है, एक भालू के ऊपर बनी हुई है, बहुत प्यारी सी फिल्म है, कभी मौका लगे देखना बेटा, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट्स, योगी बेयर, योगी बेयर, कभी मौका लगे, फुर्सत में हो कभी तो देखना, योगी बेयर, बड़ा अच्छा लगेगा। यू कैन वॉच इट अलोंग विद योर फैमिली, ठीक है। चलो बेटा, द लॉयन एंड द ग्रिसली बेयर, तो लक्ष्मण जो है यहां पे जो सबसे खतरनाक जो जानवर होते हैं, फियर्सेस्ट बेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो सबसे खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है, उनका जिक्र कर रहे हैं। और वो कौन है? लॉयन है और बेयर है। टू इलस्ट्रेट रामाज अनमैच्ड माइट, जो राम की जो अतुलनीय ताकत है उसका बखान करने के लिए यहां पर इनका जिक्र कर रहे हैं कि शेर और भालू तक जो है वो भी उनसे नजरें नहीं मिलाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनकी नजरें मिला लें, उनसे नजरें मिलाएं, ठीक है। द लॉयन एंड द ग्रिसली बेयर, ग्रिसली का मतलब टेरिफाइंग, फियर्स, भयानक, खतरनाक, ठीक है। आगे देखो, लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, यहां पे जाके कंप्लीट होगी। कॉवर, जो कॉवर शब्द का मतलब, कॉवर शब्द से बना है कोवर्ड या कोवर्डली, कायर, ठीक है। कॉवर से ही क्या बना है? कोवर्डली और कोवर्ड बना है, अर्थात कायरता से जुड़ा हुआ शब्द है। कॉवर यानी टू श्रिंक इन फियर और ऑ, कि किसी के समक्ष डर के मारे सिकुड़ जाना, टू श्रिंक यानी सिकुड़ जाना, इन फियर और ऑ, कि डर या रिस्पेक्ट के मारे किसी के सामने सिकुड़ जाना। जैसे आपने देखा होगा, किया भी होगा, जैसे घर पे पापा आ गए तो अपन जैसे मान लीजिए कि कोई सही अवस्था में नहीं बैठे हैं तो आप क्या करोगे? ठीक है, पापा ने घर में प्रवेश किया, आप सही अवस्था में नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सही अवस्था में बैठ जाओगे, उनके समक्ष खड़े हो जाओगे, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी पापा यहां बैठे आप भी उनके बराबर में पांव पे पांव रख के बैठ गए, ऐसे अंगड़ाई लेके ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये तो नहीं करोगे, यानी थोड़ा सकुचा करके। कोई बड़ा आदमी आ जाता है, जी सर ऐसे करके हो जाते हैं, वाई? दैट इज कॉवरिंग, दैट इज श्रिंकिंग इन फियर और ऑ इन रिस्पेक्ट, क्लियर। तो कॉवर बेटा काऊ से नहीं है, कॉवर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, दे किसके लिए आ रहा है? उन बीस्ट्स के लिए आ रहा है, उन जंगली जानवरों के लिए आ रहा है, ठीक है। यहां पर वो जंगली जानवर दो हैं, शेर और भालू। सी हिज किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है, पजेसी केस है तो यहां पर लिख देंगे राम्स रॉयल लुक, यानी मैग्निफिसेंट लुक, ठीक है। तो जैसे ही वो भगवान श्री राम को देखते हैं, वो डर और आदर के मारे उनके समक्ष दुबक जाते हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? कहना ये चाहते हैं लक्ष्मण कि देखो, शेर, भालू जो कि खतरनाक जानवर होते हैं जंगल के, सबसे ताकतवर और हिंसक, वो भी जब प्रभु श्री राम को देखते हैं ना तो नजरें नहीं मिलाते हैं, बल्कि दुबक जाते हैं, डर के मारे ऐसे बैठ जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो, ठीक है। तो जब इनकी ये औकात है तो कौन छोटा मोटा राक्षस
भगवान श्री राम के आगे आया होगा। अर्थात तुम जो मन में डर लेकर के बैठी हो कि भगवान राम मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, वो कदापि नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है, वो कोई ऐसी छद्म आवाज है। इसलिए आप परेशान ना होइए, ठीक है, आप आश्वस्त रहिए, भैया सुरक्षित हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। तो कॉवर वेन दे सी हिज रॉयल लुक, इसका मतलब क्या है कि दीज माइटी बीस्ट ट्रेम्बल एट द साइट ऑफ रामास नोबल एंड कमांडिंग फेस, कि भगवान राम का चेहरा देख करके ये ऐसे जानवर जो हैं वो नोबल बन जाते हैं, ठीक है, इनका नोबल चेहरा देख करके, इनका कमांडिंग फेस देख करके उनके समक्ष दुबक जाते हैं। सन स्टेयरिंग ईगल्स, अब आसमान की बात करता, जमीन में तो ये प्राणी, दो प्राणी थे, लॉयन एंड बीस्ट। अब किसकी बात कर रहा है बेटा? ईगल की। कहां उड़ता है? आसमान में। और इसकी ताकत है कि सूरज को भी आंख दिखा दे, सन स्टीयरिंग। और तो और वो ईगल जो सूरज को भी आंख दिखा देती है, अर्थात उसको भी घूर करके देख सकती है। घूर करके देखने का मतलब क्या होता है? ऐसे किसी की आंखों में आंखें डाल करके उसको घूरने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे नहीं डरता। इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे नहीं डरता। सूर्य कौन? इस सृष्टि का संचालन करने वाला, ऋतुओं का निर्माण करने वाला, ठीक है, यहां पर जीवन की गारंटी देने वाला, उसको भी आंख दिखा दे कोई, अर्थात उससे कोई ना डरे, है ना, तो उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए? ईगल के लिए। तो सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, एयर यानी हवा यानी आसमान, और आसमान में उड़ने वाली वो ईगल्स जो सूरज को भी आंख दिखा देती है, वो भी क्या करती है? वो भी क्या करती है? हिज ग्लांस ऑफ एंगर कैनॉट ब्रुक। अब ब्रुक का मतलब क्या होता है? टॉलरेट, सहन करना। कि जैसे ही प्रभु श्री राम की दृष्टि, गुस्सैल दृष्टि, ठीक है, प्रभु श्री राम हल्का सा गुस्से में क्या देख ले इन ईगल्स को, तो वो ईगल्स जो है भगवान राम के इस गुस्सैल लुक को, उनके ग्लांस को झेल नहीं पाती, सहन नहीं कर पाती। अर्थात जो सूरज को आंख दिखा दे, वो भी किससे डरती हैं? वो भी श्री राम से डरती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो क्या कहना चाह रही है कि रामाज एंग्री लुक इज सो पावरफुल, कि भगवान श्री राम जब गुस्से में होते हैं ना, तो उनका ग्लांस, उनकी दृष्टि इतनी ताकतवर होती है दैट इवन द फियरलेस ईगल्स कैन नॉट एंड्योर इट, कि ये जो निडर जो ईगल जो होती है वो भी इसको सहन नहीं कर पाती, वो भी दुबक जाती है, वो भी घबरा जाती है, डर जाती है। तो लक्ष्मण यहां पे क्या कर रहे हैं? ही इज एलिवेटिंग रामा टू डिवाइन स्टेटस, राम के जो डिवाइन स्टेटस है उसका बखान कर रहे हैं। हिज एंगर इटसेल्फ बिकम्स अ कॉस्मिक फोर्स दैट सबड्यूज ऑल बीइंग्स, अर्थात जब ये गुस्से में होते हैं तो सृष्टि के तमाम प्राणी वो डर जाते हैं, उनके आगे दुबक जाते हैं, ठीक है, और उनकी शरण में आ जाते हैं, ठीक है, उनके समक्ष समर्पण कर देते हैं। इस बात का ये बखान कर रहे हैं। पाइथन्स एंड कोबराज एट हिज ट्रीड, ट्रीड का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है, चलना। जब भगवान श्री राम चलते हैं तो पाइथन्स, अजगर और कोबरा जैसे खतरनाक जो सांप हैं, ठीक है, वो भी क्या कर देते हैं? वो इधर उधर दुबकने लग जाते हैं, ठीक, वो उनके रास्ते में नहीं आते। उनके कदमों की चाप सुनकर के, आहट सुनकर के वो भी भाग जाता है कि कौन शक्तिशाली ऐसा धमक के साथ में चलते हुए आ रहा है। अर्थात उनके कदमों की आवाज जो है, ठीक है, वो सुनकर के भाग जाते हैं उधर उधर से, उनके समक्ष नहीं आते, उनका रास्ता नहीं काटते वो। आगे एक और पंक्ति जुड़ेगी इसमें, पाइथन्स एंड कोबरास एट हिज ट्रीड टू दियर मोस्ट सीक्रेट कोवर्ट्स ग्लाइड, टू दियर मोस्ट सीक्रेट कोवर्ट्स यानी बिल, अपने सबसे ज्यादा गुप्त जो कोवर्ट्स एंड छिपने का स्थान है, हाइडिंग प्लेस, ठीक है, अर्थात इनका बिल, उसमें जाकर के ग्लाइड यानी रेंगते हुए जाना, ठीक है, वो रेंग करके कहां छिप जाते हैं जाकर के, उनको जैसे ही दूर से ही सुनाई पड़ जाता है कि राम के
कदमों की आवाज आ रही है, ठीक है, तो तुरंत ही उस आवाज को सुन करके जाकर के कहीं छिप जाते हैं अपने बिल में। यानी द सर्पेंट्स रिट्रीट एंड पीछे हटना टू देयर हिडन लेयर्स, यानी बिल अपने जो छिपने के स्थान होते हैं वहां चले जाते हैं। टेरिफाइड ऑफ राम्स अप्रोच, राम के आगमन से वो डर जाते हैं। अब सांप, अजगर, ये भी क्या है? ये भी विषैले प्राणी है, ठीक है। तो एक तरह से क्या संदेश दे रहे लक्ष्मण कि देखो राक्षसों की औकात नहीं, लायन की औकात नहीं, बेयर की औकात नहीं, शेर, भालू, अजगर, कोबरा, ये सब खतरनाक है, लेकिन इनमें से किसी की औकात नहीं है कि वो प्रभु श्री राम का सामना कर सके। ईगल का भी जिक्र आया था। बॉड यानी वैसे तो झुकना होता है। बॉड टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड, और यदि कोई सामने आ भी जाता है ना कोई सांप, तो वो भी झुक करके, पहले तो इस अवस्था में होता है लेकिन बाद में देखो इस अवस्था में आ जाता है बॉड, ठीक है, वो झुक करके साष्टांग नमस्कार करने लग जाता है। तो बॉड टू द डस्ट यानी बॉड टू द डस्ट, झुक करके जमीन चूमने लग जाता है। ईच सरपेंट हेड यानी एवरी सरपेंट बैंड्स इट्स हेड टू द ग्राउंड बिफोर राम, कि प्रत्येक सर्प जो है, ठीक है, कोबरा रही तो भाग ही जाते हैं, और बाकी के और जो सर्प हैं वो तो साष्टांग नमस्कार करने लग जाते हैं। इरेक्ट यानी खड़े रहना, बिफोर यानी पहले, इन हुडेड प्राइड, हुड क्या था? फन, हुडेड यानी फन तान करके, प्राइड यानी अभिमान, जो पहले अभिमान में फन तान करके खड़े रहते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है श्री राम आ रहे हैं, वो अपना अभिमान भरा फन जो है उसको छोड़ करके वो जमीन पर ऐसे झुक करके नमस्कार करने लग जाते हैं, उनके समक्ष समर्पण कर देते हैं। यानी अर्लियर, पहले, द सर्पेंट्स रेज देयर हुड्स इन प्राइड, पहले तो ये अभिमान में सर उठा करके रखते हैं, बट नाउ दे बो हम्बली, लेकिन जैसे ही श्री राम का आगमन होता है वो विनम्रता से उनके समक्ष झुक करके नमस्कार करने लग जाते हैं, अर्थात वो भी अपनी हार उनके समक्ष पहले ही मान लेते हैं, अर्थात उनकी भी कोई औकात नहीं है। क्लियर बेटा? ठीक है। तो यहां इस स्टेंजा में हमने क्या देखा कि लक्ष्मण जो है क्या कर रहे हैं, वो सीता माता को अश्योर कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, बाई ग्लोरीफाइंग रामास पावर, भगवान राम की जो ताकत है उसका ग्लोरिफिकेशन करके अश्योर करना चाह रहे हैं थ्रू ग्रैंड नेचुरल इमेजरी का प्रयोग किया है, उसके जरिए कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ क्रिएशन, प्रकृति के जो प्रत्येक तत्व है, जैसे बीस्ट हैं, बर्ड्स हैं, सरपेंट्स हैं, ठीक है, एक्नॉलेजेस हिज सुपरमेसी, ये सब प्राणी भगवान श्री राम जो है उनकी सुपरमेसी को पहचानते हैं। द स्टेंजा एक्सॉल्ट्स राम्स डिविनिटी, मोरल स्ट्रेंथ एंड द हार्मनी ऑफ नेचर अंडर वर्च्यू, ये सारी चीजें आपको इस स्टेंजा में देखने को मिल जाती बेटा। ठीक है, तो आज बेटा अपन ये 5 स्टेंजा जो है ये अपन ने खत्म किए हैं। ठीक है, अगली क्लास में 5-6 जितने भी अपने से होंगे उनको कर लेंगे। लगभग मेरे ख्याल में 4 क्लास के लगभग मैक्सिमम इसकी होगी। ठीक है, हो सकता है कोशिश अपन 3 की करेंगे, लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल में 4 क्लास में ये पोएम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, जो कि आप मुझे अभी बता ही देंगे। ठीक है, चलिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही अच्छी शानदार पोएम है, नैरेटिव पोएम है, तो एक बार में ही आपको ये समझ में आ जाती है, पढ़ते से समझ में आ जाती है, और इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो कैब, ठीक है, कोई टफ नहीं है, काफी इजी है। क्लियर? चलिए बेटा, ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।